मेरी दानिश में आने वाले दिनों में ये कोई और कार्रवाई डालने जा रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे इन्हें खदशा है कि इनकी मंजी ठुक जाएगी या अवाम इनके खिलाफ हो जाएगी या बहुत बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर एक बहास खड़ा हो जाएगा। तो ये ट्विटर के ऊपर जनाब बैन लगाने जा रहे हैं, कुछ फायरवॉल्स पे ये काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने फायरवॉल्स लगाई हुई हैं, हमारे चैनल्स को रोका हुआ है, स्पेशली मेरे पे तो ये बहुत मेहरबान है, ये रोकते हैं मेरी बातों को, जो तकरीबात जहाँ पे मैं जाता हूँ उसको भी, जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इसको भी रोकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अपना काम कर रहे हैं। अब ये फर्दर कुछ इसके अंदर नई डेवलपमेंट भी ला रहे हैं, चले ये कर लें, जो ये कर सकते हैं ये करें, जो हम कर सकेंगे वो हम करेंगे। नादरीन, नून लीग और दीगर कुछ सियासी शख्सियात जिनके ऊपर बड़े एहसानात थे फैज़ हमीद के, वो सारे लोग या तो चुप हैं या फैज़ हमीद के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बहुत सारे सहाफ़ियों को उसने बहुत ओबलाइज किया हो, DGI था, बाकायदा चैनल्स के लाइसेंसेस ले लेकर दे रहा था, चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जिन लोगों पे उसने एहसानात किए आज कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। ये निशान इबरत है मौजूदा DGI के लिए और आर्मी चीफ के लिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि फैज़ हमीद ने जिन लोगों पे बड़े बड़े एहसानात किए वो लोग आज फैज़ हमीद के साथ नहीं खड़े। यही शरीफ खानदान जो है फैज़ हमीद के एहसानों तले दबा हुआ था। बहुत सारे सियासतदान PTI के अंदर हैं, वो दबे हुए थे। बहुत सारे देखें जो फैज़ हमीद के साथ वही सियासतदान थे ना जो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात रखते हैं हमेशा से, और वही इमरान खान को फौरी तौर पे छोड़ गए थे रिजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त। तो वो सारे आज फैज़ हमीद को बुरा भला कह रहे हैं। ये किसी के सगे नहीं होते, ना वो सहाफ़ी, ना वो सियासतदान, ना वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज। ये बात मौजूदा DGI और आर्मी चीफ को अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कल को जब इन पे बुरा वक्त आएगा तो इनके साथ इन लोगों में से कोई भी खड़ा नहीं होगा। आज काजी फायद ईसा निशान इबरत है, खुल के फिर नहीं सकता, दुनिया में कहीं जा नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता, पब्लिक को फेस कर नहीं सकता, लेकिन कोई उसके लिए खड़ा नहीं होता, कोई उसके लिए बात नहीं करता। तो ये निशान इबरत लोग ऐसे बन जाते हैं। नादरीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हसन अजहर हयात साहब, ये एक फैमिली ऐसी है जिसमें बहुत सारे लोग फौज में हैं, फौज में बड़ी रिस्पेक्टेड फैमिली है। ये रिटायर हो गए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, और इनको अब ये कोर कमांडर भी रहे हैं, इनके भाई भी कोर कमांडर रहे हैं, तो ये एक फौजी टाइप का खानदान है। अब इनको 3 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर लैंड पोर्ट अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब मेरा एक सवाल है कि क्या कोई भी ब्यूरोक्रेट या सरकारी ऑफिसर या कोई और पाकिस्तानी सिविलियन इस काबिल नहीं है कि वो ये ओहदे संभाल सके? क्या बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं? यानी हर बड़े ओहदे के ऊपर जहां पे भी कोई अच्छी पोस्ट निकलती है, जहां पे भी कोई इख्तियारात वाला काम होता है, तो किसी ना किसी रिटायर फौजी को या बाद औक़ात हाजिर सर्विस फौजी को लाकर बिठा दिया जाता है। देखिए, इन्होंने अपनी ड्यूटी कर ली, अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब ये रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें इनको एक बड़ी अच्छी पेंशन भी मिलती है, इनका गुजारा भी बहुत अच्छा हो सकता है, और 60-65 साल की उम्र में ये क्या खिदमत सर अंजाम देंगे? एनर्जेटिक लोगों को आने दें, उन्हें लीड करने दें। 40-45-50 साल का आदमी वो ज़्यादा बेहतर और एनर्जी के साथ काम कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में एक रवायत पड़ गई है, ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर रिटायर्ड जर्नलों को नवाजा जाता है और एक के बाद एक ओहदा उन्हें दे दिया जाता है। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ये हो रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर अमजद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े ज़बरदस्त रहनुमा हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबर हैं। उन्होंने कुछ सवालात उठाए DGI-SPR के हवाले से, और ये बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, और लॉजिकल बात ही करनी चाहिए। गालम गलोच से आप अपने नैरेटिव को प्रमोट नहीं कर सकते, उससे आपका बयानिया तबाह हो जाता है। इसलिए गाली देने से, बदतमीजी करने से बहुत बेहतर होता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अप्रिशिएट करती हैं। मरियम नवाज तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स को फॉलो करती हैं जो गंदी गालियां देते हैं। जो लोग गालियां देने में बड़े मशहूर हैं, शरीफ खानदान, उन्हें अपने साथ बिठाना फ़ख्र महसूस करते हैं। मरियम नवाज साहब अभी ये करती हैं, बदकिस्मती है। लेकिन यहाँ जो है वो डॉक्टर अमजद ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि DGI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां दी, लेकिन हम इन गालियों का जवाब गालियों से नहीं, दलाइल से देंगे। मेरा एक सवाल है, क्या एक सरकारी मुलाजिम किसी सियासी जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है? उसको ये हक हासिल है। उसने आइन के मुताबिक हलफ लिया हुआ है कि मैं सियासी अमूर में कोई दिलचस्पी नहीं रखूंगा, कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। उनको यह हक किसने दिया कि उसने एक सियासी जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की
गालियां और धमकियां दी। ये डॉक्टर अमजद साहब ने लॉजिकल बात की। और देखें, ये पाकिस्तान में जो है वो इदारे के अंदर भी एक बेचैनी, एक परेशानी तो है कि ये DGI-SPR साहब ने क्या किया। एक्चुअली दे वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिस्पॉन्ड करेगी अग्रेसिवली और वो भी गालम गलोच शुरू कर देंगे और मौका मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया महाज खोलने का और बहुत सारी चीज़ों से तवज्जो हटाई जा सकेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा बड़ी समझदारी का सबूत दिया, बड़े ज़ीरक अंदाज में ना सिर्फ रिस्पॉन्ड किया बल्कि चीज़ों को एक्सपोज भी किया। नाज़रीन, यहाँ पे एक और ख़बर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ आयद किया ना, वो था 19%। याद रखिएगा, पहले उन्होंने 29% किया था। ये अमेरिका ने सबके साथ किया, एकदम बढ़ा देता था। डोनाल्ड ट्रंप जब आया, वो कहते हैं कि टैरिफ वर्ड मुझे बहुत पसंद है, इसकी वजह से अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। तो अमेरिका में जा रहे हैं ना, वो अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले आते ही सबके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाया, फिर थोड़ा थोड़ा कम करके उन्हें राज़ी करके कर लिया। अमेरिका के साथ इनकी ट्रेड डील हो रही है वहाँ पे, वो लंबी नेगोशिएशंस में। लेकिन पाकिस्तान पे जब 19% टैरिफ उन्होंने लगाया तो पाकिस्तान ने इसको अपनी कामयाबी करार दे दिया था। गवर्नमेंट कह रही है बहुत कामयाबी हो गई हमें। अब हुआ यह है कि सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साफा नामी एक फेडरेशन है, इन्होंने बताया कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल का शोबा है ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है अमेरिका में। और पाकिस्तानी हुकूमत ने इस गलत टैरिफ को क्योंकि तस्लीम किया 19% वाले को, तो पाकिस्तान की जो बरामदात है अमेरिका में, इनका शोबा शदीद मुतासिर हुआ है और बरामदात के हुजम में 20 से 30% तक कमी वाक़ई हो गई है। और ये एक इंटरनेशनल स्टडी है। पाकिस्तान के अंदर से जो डाटा है वो हो सकता है इससे ज़्यादा खौफनाक हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी रखने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए इन्होंने ये कड़वा घूंट किया। और उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ताजिर हैं या जो बरामदात करने वाली कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वो सारे इसका नतीजा भुगत रहे हैं और इस तकलीफ से दो चार है कि हुकूमत ने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी करने के लिए क्या किया। नाज़रीन, एक और खबर सुनने में आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ बंदोबस्त कर रही है। शायद इसमें सुहेल अफरीदी साहब को अब शिफ्ट किया जाएगा, कुछ दिनों के लिए वो लाहौर जाएंगे, पंजाब जाएंगे। और पंजाब में जो एक फ़िज़ा बनी हुई है गैर सियासी किस्म की, वहाँ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी फ़िज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। बल्कि मुझे एक सोर्स ने बताया कि मुमकिना तौर पे ज़मान पार्क में तैयारी की जा रही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो ज़मान पार्क अगर खुलेगा तो बड़े लंबे अरसे के बाद खुलेगा। अगर सुहेल अफरीदी वहाँ पे जाएंगे और वहाँ एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे तो एक नई गहमा गहमी पंजाब में शुरू होगी, तो एक सियासी फ़िज़ा बनेगी। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करती है। एक और ख़बर है नाज़रीन, ये बड़ी अफसोसनाक है और बड़ी तकलीफ दह है कि डॉन अखबार जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से मुंसलिक है और कायद-ए-आज़म इसको बहुत पसंद फरमाते थे, इस पर बड़ा फ़ख्र करते थे, डॉन अखबार के इश्तिहारात एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर बंद कर दिए गए। सरकारी इश्तिहारात उन्हें नहीं मिल रहे थे और अब रियाजुल हक साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लेम किया, बताया कि इसके जो प्राइवेट इश्तिहारात हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं। बल्कि एक दबाव डाला जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो इश्तिहार देती हैं डॉन को, उन्हें कहा जा रहा है कि आपके लिए नताइज होंगे, आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आपने भी डॉन अखबार को इश्तिहारात नहीं देने। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।